Hello aspirants, good morning and welcome to daily news analysis of the Indian Express. आज है तारीख 13 जुलाई, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये सब बंगाल के पोल वायलेंस का है पंचायत। अच्छा देखिए, इसमें मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। गुजरात में गुजरात में जब नरेंद्र मोदी जी सीएम थे ना, तो वहां भी उससे पहले यहाँ पे काफी वायलेंस देखने को मिलता था पंचायत इलेक्शन में। इनफैक्ट लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन में हमें इतना वायलेंस देखने को नहीं मिलता आजकल जितना पंचायत इलेक्शन में। तो नरेंद्र मोदी जी ने वहां पर एक काम किया था कि अगर कोई भी विलेज कंसेंसस से, ओके, मतलब बिना इलेक्शन का है, कंसेंसस से अगर वो अपना सरपंच चुन लेते हैं, ऑलराइट, तो उनको स्टेट गवर्नमेंट कुछ मॉनेटरी बेनिफिट दे देती, लाइक 2 लाख रुपए कुछ देते थे उस टाइम नरेंद्र मोदी जी। ओके, तो ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। अगर कभी कोट करने का मन करे कहीं आंसर में तो कर सकते हो, या इंटरव्यू में बोल सकते हो कि अगर जैसे गांव में क्या है, कोई बहुत रिस्पेक्टेड पर्सन है या बहुत हाईली एजुकेटेड पर्सन है, उसको कंसेंसस से ही अगर वो चुनना चाहें तो ये वायलेंस से बच जाएंगे। ओके, मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये सही है गलत है, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि ऐसा उन्होंने गुजरात में ट्राई किया था। यहाँ पे ये आईसीआईसीआई बैंक की चेयरमैन हुआ करती थी चंदा कोचर, जिनके अगेंस्ट कुछ करप्शन केस चल रहा है, जहां इन्होंने किसी ऐसी कंपनी को पैसे दे दिए थे, लोन, जिसमें इनके खुद के हस्बैंड की भी पार्टनरशिप थी। ऑलराइट, उसके अलावा काफी लंबा इशू है, बट हमें इस इशू में नहीं जाना है, ये हमारे काम का नहीं है। हमें सिर्फ ये जानना है कि ये जो बैंक में एनपीएस की प्रॉब्लम हुई है या बैंकिंग सेक्टर में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसका एक सबसे बड़ा रीजन है फेवरेटिज्म। फेवरेटिज्म एंड करप्शन। और सिर्फ ये एक इकलौता एक सा एग्जाम्पल नहीं है। अगर मैं एक आज के हमारे सेंट्रल मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल जी, उनकी वाइफ ने कोऑपरेटिव से लोन मिला था उन्हें 3.5 करोड़ का, और उन्होंने डिफॉल्ट कर दिया। ऐसा नहीं कि पे नहीं कर सकते, बट ये जो कॉपरेटिव्स में है ना, इसमें इतना ज्यादा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है कि आप रोक नहीं सकते। इवन अगर आप किसी भी कॉपरेटिव के देखेंगे तो सबसे बड़े बड़े कॉपरेटिव से चेयरमैन सेंट्रल मिनिस्टर्स ही हैं। लाइक खुद अमित शाह अहमदाबाद कॉपरेटिव के चेयरमैन हुआ करते थे, या शायद अभी भी हैं, मुझे पता नहीं है, पहले तो थे। ऑलराइट, तो अब यहाँ पे आते हैं हम वही फ्रेंच और इंडिया की बातों पर। तो ये बातें हम ऑलरेडी कर चुके हैं। मिलिट्री कॉपरेशन, लॉजिस्टिक सपोर्ट, लॉजिस्टिक एग्रीमेंट है हमारे पास, ओके। और उसके बाद डिफेंस, स्पेस, जियो स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, क्लाइमेट वगैरह, ओके। इसके अलावा डील्स की बात करें तो हमने राफेल खरीदा है इनसे अभी। ऑलराइट, इसके अलावा हमारा प्रोजेक्ट 75, वो हमने इनकी मदद से किया है, स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन। ओके, इसके बाद इनके साथ भी हमने एक एग्रीमेंट किया है जिसमें हम फाइटर जेट के इंजन बनाएंगे। तो वही सब बातें, बस एक एक दो दो पॉइंट जान लो, कोट कर दो, आपका आंसर तैयार हो जाता है। ज्यादा डिटेल में मत जाना, रोज के आर्टिकल आते रहेंगे इन चीजों पर, बट जस्ट डोंट वेस्ट योर टाइम। आपको वहां 15-20 मार्कर का आंसर लिखना है, दैट्स इट। अपना ज्यादा ध्यान अपना जो कोर्स सिलेबस है उसको कवर करने में लगाओ, यहाँ से सिर्फ सप्लीमेंट कर लो अपने नॉलेज को। ऑलराइट, तो हम फ्रांस के साथ या यूएसए के साथ, अब जिस तरह देखिए, हमने रशिया के साथ क्या बनाया था, हमने उनके साथ ब्रह्मोस मिसाइल डेवलप की, है ना। तो उसे हम कहते हैं को प्रोडक्शन। को प्रोडक्शन या को डेवलपमेंट, वो करने में फायदा है, क्योंकि उससे हमारी भी जो मैन पावर है उसको स्किल्स मिलती है, टेक्नोलॉजी मिलती है, नो हाउ मिलता है। फिर हम लोग हमारे साइंटिस्ट जब उस चीज में ट्रेन हो जाते हैं, तो हमारी जो मैन पावर इंप्रूव होती है, उससे हम लोग खुद इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज डेवलप करते हैं। तो हमें सिर्फ ये खरीदने के लिए नहीं जाना चाहिए जो कि लोग चाहती हैं ये कंट्रीज हमसे। हमें को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट पर फोकस करना चाहिए। अगर आप टेक्नोलॉजी शेयर करने में इंटरेस्टेड हैं तो हमें आपके साथ काम करना है। हम सिर्फ आपके लिए एक मार्केट नहीं बनना चाहते जहां पर आप एक बायर सेलर का रिलेशनशिप हो, आप बस अपने बनाए हुए डिफेंस इक्विपमेंट सेल करते रहे हमारे मार्केट में। लाइक फ्रांस के साथ जो डील हुई थी राफेल की, आई थिंक इट वाज समथिंग 36,000 करोड़, और ऐसा ही कुछ था। ओके, तो इतना बड़ा बड़ा अमाउंट हम आपको सिर्फ एज अ बायर नहीं पे करना चाहते हैं। अगर आप साथ में को प्रोडक्शन करने में इंटरेस्टेड हैं, जॉइंटली डेवलप करना है, तो वी आर इंटरेस्टेड। इसके अलावा और कहाँ कहाँ हम न्यूक्लियर कॉपरेशन कर सकते हैं, तो एक तारापुर प्लांट हुआ करता था, मतलब अभी भी है ऑब्वियसली, तारापुर न्यूक्लियर प्लांट। ये बना तो यूएसए की मदद से था, लेकिन बाद में यूएसए ने एनरिच्ड यूरेनियम सप्लाई करने से मना कर दिया था। तो इसकी जगह पे फ्रांस ने आके हमें यूरेनियम सप्लाई किया था। ऑलराइट, तो ये एक एग्जांपल है जो आप कोट कर सकते हैं जब बात ट्रस्ट की हो दोनों देशों में। ठीक, उसके बाद काउंटर टेररिज्म, साइबर सिक्योरिटी, स्पेस, क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज में मैंने एग्जांपल बताया था इंटरनेशनल सोलर अलायंस।
ऑलराइट। उसके बाद अगर आपने इंडिया का मैप देखा होगा तो यहाँ पे नीचे मॉलडीव है, उसके भी नीचे जाएंगे ना तो एक रीयूनियन आइलैंड आता है। ऑलराइट, रीयूनियन आइलैंड इंडियन ओशन में, जहाँ पर करीब करीब 10 लाख लोग रहते हैं फ्रांस के। तो आप कह सकते हो कि ओशियन, इंडियन ओशन में भी सिक्योरिटी में कॉपरेट कर सकती हैं दोनों कंट्रीज, और चाइना की फुटप्रिंट बढ़ ही रहे हैं पूरे इंडियन ओशन में। ये यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज हुई है कि पहली बार एक लाइव लिवर डोनेशन सर्जरी हुई है सक्सेसफुली एम्स में। यहाँ पर अब सेंटर क्या करेगा, नाफेड और एनसीसीएफ की तरफ से खरीदे जाएंगे टोमेटोज महाराष्ट्र कर्नाटका से, और दिल्ली एनसीआर में थोड़े सस्ते दाम में बेचे जाएंगे, करीब 20 से 25% कम में। तो इसमें मैं आपको एक तो सजेस्ट करूंगा कि आप कॉपरेटिव्स पढ़ लें अपनी लक्ष्मीकांत से, या इकोनॉमी में भी पढ़ते हैं आप कॉपरेटिव्स वगैरह उनके रेगुलेशन। और यहाँ पे मैं आपको दोनों के बारे में बता देता हूँ। दैट इज, एक तो है नाफेड। नाफेड स्टैब्लिश हुआ था 1958 में। ओके, 2 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर स्पेशल डे इसको बताया। एंड इट वाज स्टैब्लिश अंडर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट। देखिए, ऐसे ऐसे फ्रेंच टॉपिक्स हैं आपके प्रीलिम्स के लिए जिनको बस आप एक बार अपने नोट्स में लिख लो, याद कर लो, पढ़ लो, बस बार बार पढ़ने वाली चीजें नहीं है ये कि बार बार न्यूज में आएंगी तो हम बार बार पढ़ने बैठेंगे। एक बार में तैयार कर लो, नाफेड क्या है, प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जाए, इजिली सॉल्व कर लोगे। ऑलराइट। अब इसके नाम से जैसा क्लियर है तो इसका गोल क्या है। इसका गोल है एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर्स जो होते हैं हमारे फार्मर्स, इनके कॉपरेटिव्स को प्रमोट करना। प्रमोट कॉपरेटिव्स इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन सेक्टर। हेडक्वार्टर है दिल्ली में, न्यू दिल्ली। ऑलराइट। इसके अलावा एक स्कीम चलती है, प्रधानमंत्री आशा अन्नदाता आय सुरक्षा। ठीक है? इसी के अंडर में एक है ईएसएस। तो इसी के अंडर में ऑयल सीड्स, ये प्रोक्योरमेंट स्कीम है। ऑयल सीड्स एंड पल्सेस को बाय करता है ये, अलोंग विद एफसीआई। एफसीआई भी परचेज करता है और नाफेड भी करता है। ऑलराइट, तो ये एक शॉर्ट नोट हो गया आपका नाफेड पे। दूसरा यहाँ पे हमें दिया गया है, देखो कौन सा दिया है हमें यहाँ पर, नेशनल कोऑपरेटिव फॉर कंज्यूमर फेडरेशन। अब देखिए ये जो कंज्यूमर फेडरेशन वाला है, तो अब आप सोच सकते हैं कि ये कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बना है, नाफेड बना है प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये बना है कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, और ये बना था आपका ईयर 1965 में, अंडर द सेम एक्ट, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट। ऑलराइट। इसके अलावा जब भी आपको इस तरह क्वेश्चन लिखने हो ना कोऑपरेटिव पे, तो आप 3 वर्ड्स ध्यान रखिएगा जो आप चाहे अपने इंट्रोडक्शन में यूज करें या कंक्लूजन में, लेकिन ये इम्पैक्टफुल होते हैं। पहला, वॉलेंट्री फॉर्मेशन, ये सब हमें प्रमोट करना है। वॉलेंट्री फॉर्मेशन, देयर डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग, एंड फाइनेंशियली ऑटोनमस। क्योंकि अगर आपने ये वर्ड्स नहीं लिखे हैं कोऑपरेटिव पे आंसर लिखते वक्त, तो आपके मार्क्स कम मिलेंगे आपको। कि कई बार चेक करने वाले के दिमाग में भी कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं कि ये चीजें अगर मुझे दिखेंगी आंसर में तो मैं जल्दी से नंबर देके आगे बढ़ जाऊंगा, अदरवाइज फिर रह जाता है। और एक एलिवेशन ऑफ 2 हाईकोर्ट जज, तो इसमें मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कोलेजियम सिस्टम कैसे वर्क करता है, फर्स्ट जज केस, सेकंड जज केस, थर्ड जज केस, ये बता चुका हूँ पिछले वीडियोस में, तो दोबारा रिपीट नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट इज, ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, ये तमिलनाडु के डीएमके के राज्यसभा मेंबर है मिस्टर विल्सन। इन्होंने ना बहुत अच्छा काम किया है कि ये ट्वीट करके पहले लोगों से पूछते हैं कि आप किन इश्यूज पे चाहते हैं कि मैं पार्लियामेंट में क्वेश्चन रेज करूं। हमें पता है 0 आवर में क्वेश्चन रेज किए जाते हैं। ओके, तो ये लोगों से एडवाइस लेते हैं। तो अब जैसे इनको काफी लोगों ने सजेस्ट किया कि यहाँ पर ना प्राइस, टोल प्राइस बहुत बढ़ता जा रहा है, जगह जगह पे टोल देना पड़ रहा है हमें, और बहुत ज्यादा। तो ये जो है ना ट्विटर का यूज, तो आप कह सकते हो कि कैसे हम लोग ई गवर्नेंस में आप इस एग्जाम्पल को अफोर्ड कर सकते हैं। ओके, ई गवर्नेंस कह लीजिए या गवर्नेंस की अकाउंटेबिलिटी कह लीजिए, कैसे आप अपने लोगों को और ज्यादा अकाउंटेबल कर रहे हो कि अगर आपको हमने चुना है या आप हमें रिप्रेजेंट कर रहे हो तो आप हमारे मुद्दे तो उठाइए वहां, वरना आप किस लिए बैठे हो फिर राज्यसभा में। ओके, तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, इसे जरूर यूज कीजिएगा गवर्नेंस में।
यहाँ पर है कि ये जो गैम्बलिंग होती है ना, ऑनलाइन गेमिंग, ड्रीम इलेवन वगैरह, हॉर्स रेसिंग एंड कैसीनो, इन तीनों पर पहले टैक्स लगता था 18%। राइट। लेकिन ये 18% लगता था सिर्फ 30 पे। जैसे अगर आपने 100 रुपये देकर कोई ग्रुप ज्वाइन किया ड्रीम इलेवन पर, ओके, तो 100 रुपये पर जो भी 18% लगेगा उसको, वो लगेगा। राइट। लेकिन अब ये इन्होंने कर दिया है कि हम लोग फुल फेस वैल्यू पर लेंगे जितनी भी बैट इन्वॉल्व है। तो यहाँ पर ये क्या, और ये 28% टैक्स लगाएंगे। तो ये सब हमारा माइन्यूट डिटेल में हमें नहीं जाना है। द ओनली थिंग इज कि इससे गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ेगा, जीएसटी जो आएगा। ठीक है। एंड सेकेंड थिंग इज कि हाँ, ये शायद गवर्नमेंट ने मोरालिटी को ध्यान में रखते हुए किया था, बिकॉज इन पे वार्निंग तो दी जाती है, दे आर लाइक एन एडिक्शन। इंसान को लगता है कि इस बार नहीं जीता, अगली बार जीत लूंगा। तो ये मोरालिटी की वजह से डिसीजन लिया गया है, रादर देन जस्ट रेवेन्यू वगैरह को देखो। ये यहाँ पर वही बात आ गई जो अमेंडमेंट हुए थे सीबीसी एक्ट में, एक्सटेंड द टेन्योर ऑफ सीबीआई एंड ईडी चीफ। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नहीं, अब नहीं, बहुत हो गया। और यहाँ पर बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम इस अमेंडमेंट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ये जो आप आर्बिट्रेरली बढ़ाए जा रहे हैं ना टेन्योर, ये सही नहीं है। क्योंकि अगर किसी भी एक्ट को आपको डिक्लेयर करना है अनकॉन्स्टिट्यूशनल, तो सिर्फ दो ही वजह से हो सकता है। पहला, दैट अप्रोप्रिएट लेजिस्लेचर डज नॉट हैव द कॉम्पिटेंस टू मेक द लॉ, और दूसरा, इट टेक्स अवे एवरेज एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट। तो ये दोनों ही कंडीशन यहाँ पे वायलेट नहीं हो रही थी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस अमेंडमेंट के अगेंस्ट कुछ नहीं बोला। बट गवर्नमेंट को एक वार्निंग दी है कि आप इस तरह से आर्बिट्री एक्सटेंशन प्रोवाइड करना ठीक नहीं है। और एक 13 फाइनेंस कमीशन थी, उसका टाइम पीरियड था 2010 से 15। ठीक है। 14 फाइनेंस कमीशन 15 से 20, और अभी जो बैठी है हमारी 15 फाइनेंस कमीशन, उसका टेन्योर है 26 तक, एक्चुअली 20 से 26। वो इसलिए कि उन्होंने पहले ना 1 साल की रिपोर्ट दी थी 21, और अब होगी 21 से 26। ऑलराइट। और उसके बाद फाइनेंस कमीशन में दो टर्म देखने को मिलते हैं, एक वर्टिकल डिवोल्यूशन, एक हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन। वर्टिकल डिवोल्यूशन में तो होता है कि सेंटर से जो पैसा जाएगा स्टेट्स के पास। ऑलराइट। सपोज एक्स एक्स अमाउंट ऑफ मनी था, तो उसमें से वाई आप स्टेट्स को देंगे, बाकी अपने पास रखेंगे। अब स्टेट्स के पास जाके भी सभी स्टेट्स में ये वाई किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन। ऑलराइट। उसके बाद फिर आर्टिकल 275 है, ये बात करता है ग्रांट इन एड की, और आर्टिकल 280 है, ये बात करता है ग्रांट्स की। एंड दीज आर चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, चार्ज ऑन सीएफआई। ये आपने लक्ष्मीकांत के पार्लियामेंट चैप्टर में पढ़ा होगा। उसके बाद हमारे पास है जस्टिस डिलीवरी की बात की थी इन्होंने इस रिपोर्ट में, तो हमारे पास पेंडिंग है 3 करोड़ केसेस। तो ये बहुत अच्छे इन्होंने 5-6 सजेशन दिए हैं जो आंसर में हम एज इट इज यूज कर सकते हैं। सो इनको अच्छे से अपने नोट्स में इंक्लूड कर लीजिए। पहला, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ कोर्ट वर्किंग आवर्स। दूसरा, एनहांसिंग सपोर्ट टू लोक अदालत, additional funding to states legal service authorities to enable them to enhance legal aid to marginalized and empower them to access justice. Fourth point, promoting alternate dispute resolution. Fifth, enhancing the capacity of judicial officer and public prosecutor, यानी कि lawyer, and creation of judicial academy in every state to facilitate such training. ये 6 पॉइंट्स आप नोट्स में अच्छे से लिख लीजिए। एंड दूसरी बात ये, आप लक्ष्मीकांत ने बहुत अच्छे से दिया हुआ है क्या है एडीआर मैकेनिज्म, कैसे फंक्शन करती है लोक अदालत, ओके, एंड नालसा। ये 3 टॉपिक लक्ष्मीकांत से आज ही पढ़ लेना बहुत अच्छे से, केयरफुली, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट। इसके बाद यहाँ पे आते हैं कि हमारे यहाँ अर्बन एरियाज की डेफिनेशन क्या है। तो 71 सेंसस के अकॉर्डिंग अगर किसी भी अर्बन एरिया में म्यूनिसिपैलिटी है या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है या कंटेनमेंट बोर्ड है, कंटेनमेंट बोर्ड होता है मिलिट्री की सेटलमेंट्स, ओके, वो एक अलग एक्ट में गवर्न होता है और वो डायरेक्टली अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आता है, कोई स्टेट गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है वहाँ। एंड प्लेसेस नोटिफाइड एज टाउन एरिया। ऑलराइट। ये सारी कैटेगरी लक्ष्मीकांत के चैप्टर में डिटेल में दी हुई है। नोटिफाइड टाउन क्या होते हैं, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपैलिटी, कंटोनमेंट, वो चैप्टर भी आप रिवाइज कर लेना आज ही, पेंडिंग मत रखिए कि बाद में लक्ष्मीकांत पढ़ूंगा जो पढ़ूंगा, क्योंकि डे टू डे अगर आप करंट स्टडी को रिलेट करके पढ़ते रहेंगे तो सबसे बेस्ट है। या मैं अपने जो पेड कोर्स में कराऊंगा आप उसमें देख लीजिएगा। देन इनके अलावा वो जगह जहां पर ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो कि आपकी मिनिमम पॉपुलेशन 5000 हो,
उसमें से मेल पॉपुलेशन एटलीस्ट 75% मेल पॉपुलेशन नॉन एग्रीकल्चर फील्ड में वर्क कर रही हो, एंड डेंसिटी आपकी पॉपुलेशन जो होनी चाहिए एटलीस्ट 1000 स्क्वायर माइल। राइट, फिर आते हैं फ्रांस पर। वही बात है कि ये यहाँ पर कह रहे हैं कि देखिए जर्मनी के साथ जब हम रिलेशन की बात करते हैं ना, तो प्राइवेट सेक्टर का रोल ज्यादा रहता है और ट्रेड और बिजनेस का रोल ज्यादा है। ठीक है, जैसे आज सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल हब अगर इंडिया बना है तो उसमें जर्मनी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, एंड जापान का भी। लेकिन जब बात फ्रांस की आती है तो यहाँ पे नॉन स्टेट एक्टर यानी प्राइवेट सेक्टर का ज्यादा रोल नहीं है, सब कुछ स्टेट लेवल पर ही है, यानी गवर्नमेंट लेवल पर फ्रांस के साथ। क्यों? क्योंकि ज्यादातर क्या हो रहा है, सिक्योरिटी की बातें हो रही है, ट्रेड डील्स हो रही हैं। ऑलराइट, जैसे फ्रांस इज ए रेसिडेंट पावर। रेसिडेंट कैसे? क्योंकि सिर्फ 1 मिलियन सिटीजन हमारा ये जो इंडियन ओशियन है वहां पर रीयूनियन आइलैंड है वहां पर रहते हैं। ओके, उसी के साथ साथ 2.7 मिलियन इनके पास स्पेशल कौन, आई थिंक इट शुड बी EEZ नॉट SEZ। EZ होना चाहिए क्योंकि एक आइलैंड के अराउंड जो ई एरिया है ना ओशियन में, वो आपका EEZ कहलाता है, तो आई थिंक इट शुड बी EEZ। एनीवे, एंड ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना इन नेबरहुड। तो हम चाइना के इन्फ्लुएंस को रोकने के लिए हमने क्वाड तो ज्वाइन किया है, वो ठीक है अपनी जगह। लेकिन फ्रांस जैसी पावर, स्पेशली बाय UNSC में वीटो पावर भी हो, उसके साथ भी हमारे सिक्योरिटी अलायंसेस स्ट्रॉन्ग हैं। और यही शायद एक मेन वजह है कि फ्रांस के साथ क्यों हम सिक्योरिटी पे ज्यादा ध्यान देते हैं, जबकि जर्मनी और जापान जो कि नॉन वीटो पावर है, उनके पास वीटो नहीं है UNSC में, इनके साथ हम ट्रेड पे ज्यादा ध्यान देते हैं। एनीवे, तो रीयूनियन एंड मायोटी आइलैंड पे इनके रेसिडेंट्स रहते हैं। तो फ्रेंच प्रेजेंस इंडियन ओशन में है, ऐसा नहीं है कि ये यूरोपियन पावर है, ये इंडियन ओशन में भी एक्टिव है। और जिबूती पे भी इन्होंने अपना एक बेस बना रखा है, और चाइना ने भी बना रखा है। जिबूती की लोकेशन देख लेना, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आती है। इसके बाद हमने इनके साथ लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट किया है, और मैंने बताया था क्या होता है कि यहाँ पर आप एक दूसरे की मिलिट्री फैसिलिटीज यूज कर सकते हैं। इनके साथ हम वरुण एक्सरसाइज करते हैं जो कि है ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज। इसके बाद पहली बार हमने इनके साथ कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल यानी कॉर्पोरेट एक्सरसाइज कंडक्ट किए। और ये फ्रांस पहली कंट्री है जो हमारे नेबरहुड नहीं है, ये हमारा नेबर नहीं है ये, लेकिन उसके बाद भी हमने इनके साथ कॉर्पोरेट एक्सरसाइज किए। ऑलराइट, देन फ्रांस के थ्रू हम अपने आर्म्स पूल को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं बियॉन्ड रशिया एंड US। सबसे ज्यादा हम रशिया और US से ही खरीदते आए हैं, लेकिन अब फ्रांस से भी ले रहे हैं, एग्जाम्पल राफेल। फिर US ने बिल्ड करवाया था तारापुर प्लांट महाराष्ट्र में, लेकिन उसने फिर बाद में हम पे बैन लगा दिया था न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट की वजह से। तो उसके बाद फ्रांस ने हमें फ्यूल सप्लाई किया था। ऑलराइट, तो इंडिया डिसाइडेड टू डाइवर्सिफाई इट्स मिलिट्री इक्विपमेंट, वो भी ठीक है। इंडिया फ्रेंच टाइज न्यूक्लियर कॉपरेशन में बता चुका हूँ तारापुर की बात। ओके, फ्रांस डिड नॉट इम्पोज सैंक्शंस ऑन इंडिया आफ्टर इट्स मई 1998 न्यूक्लियर टेस्ट। ये ट्रस्ट की बात आ जाती है यहाँ पर, एंड इन स्टार्क कंट्रास्ट टू US, जापान एंड अदर यूरोपियन कंट्रीज जिन्होंने हम पे बैन लगाया था। 2005 में हमने स्कॉर्पियन सबमरीन के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया था, जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझा दिया है। एंड इंडिया परचेज 36 राफेल डील भी की है हमने इनके साथ 2016 में। क्लाइमेट चेंज पर इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया था 2015 में COP21 में। इसके अलावा तीन इंडियन ओशन के इनिशिएटिव्स हैं जिनका मेंबर है फ्रांस, जैसे इंडियन ओशन कमीशन, इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम एंड इंडियन ओशन रिमर्स। देखिए, आप कुछ और पढ़े ना पढ़ें इसमें से, लेकिन ये जो हमारा सिस्टम है ना IORA, ये वाले का शॉर्ट नोट जरूर तैयार रखना अपने पास, प्रीलिम्स के लिए जरूरत पड़ेगी आपको। इसके बाद यहाँ इंटरनेशनल रिलेशन पे हमारे पास कुछ नहीं है काम का। यहाँ चंद्रयान मिशन में ना ये सब डिटेल में मत जाना, जरूरत नहीं है आपको इसकी, इस पे ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। लेकिन ये दो टर्म आपको प्रीलिम्स में जरूर पूछे जाएंगे। पहला है मैंजिनस सी एंड सिंपेलियस सी। ओके, इसमें ये आपको इस तरीके से पूछ सकता है दो टर्म्स देके, ये क्या है, क्या ये किसी तरह का वायरस है, क्या ये किसी तरह की वैक्सीन है। राइट, तो क्वेश्चन गलत होगा। ये दो क्रेटर हैं चांद पर। ऑलराइट, तो ये दो टर्म्स अपने नोट्स में इंक्लूड कर लीजिए। उसके बाद ये वही है 28% टैक्स, डिटेल में मत जाना, जरूरत नहीं है आपको एग्जाम्पल। ये देखिए वही बात है कि 17,000 करोड़ करीब करीब सरकार अर्न करेगी इससे। अब यहाँ पे मैं आपको काफी सारे टर्म्स बताऊंगा, जैसे IIP, WPI एंड CPI। सिर्फ एक ही बार बताऊंगा, फिर अगली बार 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 नहीं एक्सप्लेन करेंगे सेम चीजें, तो ध्यान से देख लीजिए, लिख लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि इनको जितना जानना है एक बार में जान लो, बार बार रिपीट होते हैं ये न्यूज़पेपर में, तो डेली आपको उसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हमारा टर्म है WPI। ऑलराइट, ये पब्लिश करता है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर। ऑलराइट, जो कि आता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। क्लियर?
एंड WPI पब्लिश किया जाता है सिर्फ गुड्स के लिए, सर्विसेज के लिए नहीं, ओनली गुड्स। एंड ये फाइनेंशियल ईयर को बेसिस लेके चलता है, फाइनेंशियल ईयर यानी मार्च अप्रैल वाला, कैलेंडर ईयर नहीं, कैलेंडर ईयर होता है जनवरी से दिसंबर। इसके बाद आते हैं CPI पे। तो CPI पब्लिश करता है CSO पब्लिश करता है। ओके, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, कॉल आ गया था। एंड ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर में, क्लियर। और ये सिर्फ गुड्स ही नहीं, गुड्स एंड सर्विसेज दोनों के लिए पब्लिश करता है। एंड ये फॉलो करता है कैलेंडर ईयर, कैलेंडर यानी जनवरी टू दिसंबर। क्लियर है CPI और WII में फर्क, WPI एंड CPI। अब इसके बाद मैं आता हूँ IIP। ये पब्लिश करता है हमारा CSO, और ये मंथली बेसिस पे पब्लिश होता है। ये बताता है हमें हमारे 8 कोर सेक्टर की ग्रोथ। इसका बेस ईयर है 2011-12। इन 8 कोर सेक्टर में आपको उनका वेटेज पता होना चाहिए। तो सबसे ज्यादा वेटेज होता है रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का, राइट। उसके बाद होता है इलेक्ट्रिसिटी का, देन स्टील, देन कोल, और सबसे लास्ट में सबसे कम वेटेज है हमारा फर्टिलाइजर का। अगर सारे याद नहीं रख सकते तो ऊपर के 3 याद रख लो, और नीचे का सबसे कम है फर्टिलाइजर का, ये याद रख लो। ओके, सो आई एम डन विद दिस एंड दैट्स इट फॉर टुडे। ये आज का लेक्चर था। एंड सी लास्टली प्लीज यार, तुम लोग के कमेंट्स नहीं आते तो मुझे समझ नहीं आता है कि आपको कितना बेनिफिट हो रहा है, कितना नहीं, कितना समझ में आ रहा है। तो एटलीस्ट कमेंट करके बताइए अपने रिव्यू। अगर जरूरत है तो और डिटेल में लेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप न्यूज़पेपर को 40-50 मिनट से ज्यादा ना दें, जरूरत भी नहीं है उसकी। ऑलराइट, अब अपना जो कोर्स सिलेबस है उस पर ज्यादा ध्यान दें। जितना न्यूज़पेपर जरूरत है, जिस तरह का पैटर्न आ रहा है स्पेशली 2019 के बाद से, वो सब ध्यान में रखते हुए मैं आपको करवा रहा हूँ। So you can trust me for that, and do give your feedback. So thank you. Have a great day.